नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। इसको पढ़ने से पहले हमें दो टर्म समझनी है। एक मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, और एक होता है एसएचएम। इनको समझते हैं पहले। एक होता है अपना पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति। एक टर्म मिलती है अपन को पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति, और एक होता है सरल आवर्त गति। इन दोनों को समझते हैं पहले। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी? पीरियोडिक मोशन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। ठीक है, जब कोई पिंड किसी निश्चित समयांतर में, क्या डेफिनेशन पढ़ी कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। क्या बताया डेफिनेशन? ध्यान से सुननी है कि कोई भी पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित पाथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है। ठीक है, क्या बोला? एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराए तो वह क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ अवर एंड अवर अगेन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या बताया? ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ अवर एंड अवर अगेन आफ्टर ए फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि ये है सन, ये है अर्थ। एग्जाम्पल समझा रही हूं मैं पीरियोडिक मोशन के। क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल एक फिक्स टाइम के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए उसी पाथ पर या पथ पर, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ए पार्टिकल विच रिपीट इटसेल्फ अवर एंड अवर अगेन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन। ठीक है, फिक्स टाइम, इसकी डेफिनेशन को यहां पर मिक्स करने की कोशिश करना। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, माना ये यहां पर क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट अर्थ का, यहां से अर्थ ने सन के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू किया। एक फिक्स टाइम जो कितना होता है? 1 ईयर। ठीक है, फिक्स टाइम क्या हो गया? एक फिक्स, यही तो बोला, एक फिक्स टाइम इंटरवल होगा। वो टाइम इंटरवल यहाँ क्या है? 1 साल का, कि 1 साल के बाद वो वापस यहाँ पहुंच जाएगी और फिर से वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाएगी और इसी निश्चित पाथ पर वो इसके अराउंड रिवॉल्व होती रहेगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? पीरियोडिक मोशन का, कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद कोई भी पार्टिकल एक फिक्स पाथ पर अपनी गति को बार बार दोहराए। तो यहाँ पर जो फिक्स टाइम है वो है 1 साल, कि 1 साल बाद पृथ्वी फिर से सूर्य के चारों तरफ उसी पाथ में रिवॉल्व होना शुरू कर देगी। तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन। सेकंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, इसके अराउंड अर्थ क्या होती है? रोटेट। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जिसका टाइम क्या है? 24 आवर, जिसका टाइम है 24 घंटे यानी कि 1 दिन। तो वो भी जो रोटेशन है वो भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है। अर्थ का रिवॉल्यूशन, सन के अराउंड, खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? पीरियोडिक मोशन के। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सारे एग्जाम्पल ये, जैसे हम बात करते हैं क्लॉक की। ठीक है, क्लॉक की अगर हम बात करें तो जो ये जो नीडल है किसकी है? आवर। जो टाइम की अगर बात करें क्लॉक की, जिसमें आवर हैंड जो होती है या फिर जो आपको घंटा बताती है, ठीक है, उसका क्या है? वो फिक्स 12 आवर के बाद वापस इसी जगह पे आ जाएगी। तो इसका फिक्स टाइम इंटरवल कितना होगा? 12 आवर। फिर वो उसी पाथ को फॉलो करती रहती है। इसे ही इसमें हम अपन सेकंड की बात कर सकते हैं, मिनट वाली नीडल की बात कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन की क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है बार बार, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। जो फिक्स टाइम होता है जिसके बाद, ये हमने बात की, जो फिक्स टाइम इंटरवल है इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइम इंटरवल को बोला जाता है क्या?
आवर्तकाल क्या कहलाता है? आवर्तकाल, या जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जिस फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मोशन रिपीट होता है वो टाइम क्या कहलाता है? आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 साल, क्योंकि 1 साल बाद वो अपने मोशन को फिर से रिपीट करती है। तो वो क्या कहलाता है? यहाँ पर निश्चित समय अंतर कहलाता है टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल कहलाता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन और देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट डेफिनेशन है आवर्ती की, यानी कि फ्रीक्वेंसी की। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा, तो ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है, तो यूनिट क्या होगी? सेकंड हो सकती है, मिनट हो सकती है, आवर हो सकती है, ईयर हो सकती है। तो ये सब किसकी यूनिट होंगी? टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मैं डेफिनेशन देना चाह रही हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, जिसको लिखेंगे हम स्मॉल एन से, ठीक है, जो कि क्या होती है? आवर्तकाल का उल्टा होती है, ठीक है। आवर्ती जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो आवर्तकाल का रेसिप्रोकल होती है, और इसकी जो मात्रक होता है वो आपको याद रखना है, वो मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। यहां पर हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया जो आवर्ती है यानी फ्रीक्वेंसी है वो आवर्तकाल की उल्टी है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? जैसे आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या थी? जिस निश्चित समय अंतराल के बाद जो रोटेशन था या मोशन था जिसकी अपने का रिपीट हुआ, वो टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है? आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एक सेकंड में वो जो पार्टिकल है वो अपनी मोशन को या गति को कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? आवर्ती, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वो अपनी जो गति है उसको दोहराता है, वो कहलाती है उसकी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, जो कि आवर्तकाल का उल्टा होती है। ये दो डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, किसकी? आवर्तकाल की और आवर्ती की, ठीक है। यहाँ पे बेसिक पीरियोडिक मोशन की हमने पढ़ा। अब हमें बात करनी है यहाँ पे किसकी? सरल आवर्त गति की, एसएचएम की। जो एसएचएम है वो एक पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति है वो एक पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो एसएचएम है वो किसका टाइप है? पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है। अब इसकी सबसे पहले अपन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। जो सरल आवर्त गति है उसको अगर हम समझे तो क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु एक सरल रेखा पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एक पार्टिकल है, यहां पर है ये पॉइंट ए, ठीक है। यहां से इसने मूव करना शुरू किया, ये पहुंचा बी पर, बी से ये वापस आ जाएगा ए पर, ठीक है। फिर ए से वापस जाएगा बी पर, ठीक है। तो ये क्या है? इसका जो मिड पॉइंट है, ये मान लिया हमने सी, इसको बोल दिया इसकी मध्यमान स्थिति, ठीक है। ए और बी से बीच में ही वो पार्टिकल सिर्फ अपनी गति को दोहरा रहा है, जिसको हमने बोला सी, जो कि अपनी क्या है? मेन पोजीशन। पॉइंट को यहां पर समझने की आप लोग कोशिश करना कि क्या है। एक पार्टिकल है जो ए और बी के बीच में ही सिर्फ अपनी गति कर रहा है, ए से बी पर जाता है, फिर बी से वापस ए पर आ जाता है, ठीक है। तो जो बीच की जो इसकी पोजीशन है वो कहलाती है मेन पोजीशन या मध्यमान स्थिति, ठीक है। अब पार्टिकल ए से बी पे गया, बी से ए पे आ गया, ये इसकी क्या आ गई? वापस ओरिजिनल या प्रारंभिक स्थिति पे आ गया, वापस फिर ए से बी पे गया, फिर से ए पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे पीरियोडिक मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, तो उसका एक सर्किल खत्म, एक राउंड जो है वो फिनिश, वापस वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी, बी से ए, ये क्या हो रहा है? पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि वो अपनी जो मध्यमान स्थिति है या फिर जो मेन पोजिशन है उसके इर्द गिर्द वो मोशन करता रहता है। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, SHM is a special type of periodic motion. SHM is a special
टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर, टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट ए मीन पोजिशन, इस पोजिशन के अबाउट वो कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, वो कहलाता है कौन सा अपना SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहां पर हमें पता है, यहां पर इसका जो T है वो क्या है अपना आवर्तकाल, यानी A से B, फिर B से वापस A में पहुंचने पर उसको जो टाइम लगा है वो कितना है, कैपिटल T। ये हो गया आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है कि जब वो टाइम पीरियड बताता है आवर्तकाल जिसके बाद वो अपनी गति को वापस दोहराए, तो वो A से B पे गया, B से A पे आया वापस, फिर यहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया। तो ये हुआ SHM की डेफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब ये अपनी माध्यमान स्थिति से जो मीन पोजीशन है उससे पार्टिकल, ये जो होते हैं वो कहलाते हैं इनकी एंड पॉइंट्स, या एक्सट्रीम पोजीशन भी बोल सकते हैं इनको, ये कहलाते हैं उसके एंड पॉइंट्स। ठीक है, जब पार्टिकल एंड पॉइंट पे जाता है तो उस पर क्या करता है, एक फोर्स एक्ट करता है जो उसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। वो फोर्स कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी इसको आगे, पर अभी इसको समझिए कि जब पार्टिकल अपनी एंड पोजीशन पे होता है उस टाइम उस पर एक फोर्स लगता है, किधर की तरफ, उसके एक फोर्स लगता है उसकी मीन पोजीशन की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या फिर प्रत्यानयन बल। ठीक है, क्या बताया मैंने, जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसका हमें ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि जो मध्यमान स्थिति है उससे विस्थापन के, ये मान लिया हमने यहां से ये विस्थापन हो गया है y। ठीक है, कि यहां से मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों तरफ, ये हमने मैक्सिमम मान लिया कितना है, y। तो ये जो फोर्स लगेगा वो समानुपाती होगा इस विस्थापन के, एंड पॉइंट पे लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो लगने वाले डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होगा। पर यहाँ पर जो साइन आता है वो माइनस आता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो माइनस KY। बहुत सारी बुक्स में x भी गिवन होते हैं, y की जगह हम मान लेते हैं x। बहुत सारी बुक्स में x भी गिवन होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि विस्थापन हुआ है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है माध्यमान स्थिति की तरफ, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन यूज में आया है। माइनस साइन क्या बताता है कि यहाँ पर लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स की जो दिशा है, यानी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ, यानी मध्यमान स्थिति की तरफ इसकी दिशा होगी। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को इतना ही समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई कि पार्टिकल अपने मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करता है, और वो फिक्स टाइम पीरियड जो कहलाता है वो कहलाता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड, कैपिटल T। इस आवर्तकाल का जो उल्टा है वो कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है वो है हर्ट्ज। पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, या फिर हमने बात की यहाँ पे घड़ी में जो भी आवर नीडल होगी, सेकंड होगी या मिनट की नीडल होगी, उसका भी जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है। फिर हमने बात की SHM की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक स्पेशल केस है किसका, पीरियोडिक मोशन का। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक टाइम पीरियड के बाद अपने पाथ को रिपीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो मूव करता है अपनी एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, रिपीटेडली मोशन करता है पार्टिकल, कहाँ पर, अपनी मध्यमान स्थिति के इधर और उधर कंटिन्यूसली मोशन करता है, वो कहलाता है SHM। तो हमने यहाँ पे क्या माना, ये इसकी है मेन पोजीशन, ये है इसके एंड पॉइंट, ये मैक्सिमम यहाँ पे अपन ने डिस्प्लेसमेंट मान लिया y। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जब पार्टिकल एंड पोजीशन पे होता है तो वहां पर उस पर एक फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस खींच के कहाँ लाना चाहता है, उसकी मेन पोजीशन पे। तो इस फोर्स की जो दिशा होती है वो होती है मेन पोजीशन की तरफ, और ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेन पोजीशन से होने वाले विस्थापन के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन के।
बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे एक्स भी गिवन हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि इसकी जो दिशा है वो वाई के जस्ट अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है जबकि फोर्स काम कर रहा है माध्यमान स्थिति की तरफ। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें अपन आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब एसएचएम को ही और डिटेल से पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे अब इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसके विस्थापन के फॉर्मूले। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो हमें सिर्फ वो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला फॉर्मूला हमें देखना है किसका, विस्थापन का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला देखना है वेग का, यानी कि वेलोसिटी। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला देखना है किसका, एक्सेलरेशन का, यानी कि त्वरण का। फिर हम देखेंगे फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे अब इन सभी के फॉर्मूलों की। किस किस के फॉर्मूले, यहां से विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी और गतिज। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का। जो y इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे बताएंगे, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर t टाइम पर जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है उसके लिए फॉर्मूला है। क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर t टाइम पर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो ये a है ये बताता है किसको, आयाम यानी कि मैग्नीट्यूड को। हमने क्या बताया, यहाँ पर जो a है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एप्टीट्यूड को, यानी कि आयाम को, यानी कि एप्टीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एप्टीट्यूड यानी कि आयाम को। ओमेगा यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बताता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन बताता है, ओमेगा। यहां से एसएचएम से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको उसको थोड़ा सा बेसिक बता रही हूं ताकि आपको रटना ना पड़े यहां पर। ठीक है, हमने क्या बताया, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है कि हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ये क्या बताती है, कोणीय आवृत्ति, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में t। ठीक है, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन t, या जिसको लिख सकते हैं 2 पाई n। ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल T इंटू में स्मॉल t। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन t, t यहाँ क्या है, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, n यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया कि a इक्वल्स टू साइन 2 पाई अपॉन t स्मॉल t। हमेशा ध्यान रखना है कि मीन पोजीशन पर t बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, यहां से वो यहां मूव करेगा तो ये होगा टोटल का t/4। पार्टिकल ने यहां से यहां तक मूव किया। ठीक है, यहां से मूव करेगा तो टोटल आवर्तकाल का 1/4 थी तो मूव किया अभी, तो ये t/4 टाइम लगेगा। यहां से वापस यहां आएगा तो टाइम हो जाएगा t इक्वल्स टू t/2, t/4 प्लस t/4 t/2। यहां क्या आएगा 3, जब यहां से वो यहां मूव करेगा तो 3t/4, वापस यहां से यहां मूव करेगा तो क्या हो जाएगा t। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर t इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा 0,
तो हमेशा याद रखना है t बराबर 0 का मतलब क्या है, वो कहाँ है, मेन पोजिशन पे। t इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 4 हो या 3t बाई 4 हो, इसका मतलब कहाँ है, वो है एंड पॉइंट्स पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बताया, मेनली आपको t इक्वल्स टू 0 का ध्यान रखना है, वो कौन सी होती है, मेन पोजिशन। यहाँ से पता ही लग जाएगा, यहाँ पर स्मॉल t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जबकि यहाँ पर पुट करते हैं t इक्वल्स टू t बाई 4, तो यहाँ से आएगा साइन पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू आएगी 1। मतलब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, इस स्मॉल a के। यही क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, स्मॉल a के। तो ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि जब स्मॉल t बराबर 0 हो यानी कि मीन पोजीशन हो, उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब t की वैल्यू t बाई 4 होगी तो y की वैल्यू आएगी a। ठीक है, t बाई 4। ऐसे हम चारों पोजीशन के लिए चेक कर सकते हैं, तो चारों के लिए चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, पर ये ध्यान रखना है, इधर आएगा तो माइनस ए आ जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट साइड है, वो ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे कितना होगा, 0, और एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा जो होगा a के इक्वल, यानी कि एप्टीट्यूड यानी कि आयाम के इक्वल। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ ली किसके लिए, यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन हो गई है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी का, कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होती है, dy अपॉन dt। जो डायरेक्ट इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा, इसका क्या करना है हमें, a ओमेगा कोस ओमेगा t। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, a ओमेगा कोस ओमेगा t, सेम वही बात है। ठीक है, अब पर यहां से ये टर्म्स जस्ट उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर t बराबर 0 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू a ओमेगा। जब t इक्वल्स टू t बाई 4 होगा, वेलोसिटी v इक्वल्स टू a ओमेगा और इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो वेग है वो यानी वेलोसिटी है वो जो उसकी मेन पोजीशन है उस पर होगा मैक्सिमम। ठीक है, और एंड पॉइंट्स पे होगा मिनिमम यानी कि 0। एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वेग होगा वो क्या होगा, 0। ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से आपको लिखवा भी दूंगी एक साथ कि कौन से पॉइंट पे क्या होगा, लेकिन एक बार इसको यहाँ पे आपको समझ भी लेना है कि 3t बाई 4 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। एंड पॉइंट के लिए हमें क्या रखना है, हमेशा ये पॉइंट याद रखना, एंड पॉइंट पे टाइम होगा वो ये रखना है हमें, t इक्वल्स टू या तो t बाई 4 या 3t बाई 4। मेन पोजीशन के लिए हमेशा t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, उससे वैल्यू पता लग जाएगी। ये फॉर्मूला आया यहाँ पर किसका, वेलोसिटी का। एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है यहाँ पर किसके, ओमेगा के। सेकंड इसका फॉर्मूला ऐसे भी आता है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हो सकता है इसका, v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ओमेगा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपने आप है जब y बराबर 0 होगा तो यहाँ से ओमेगा a आ जाएगा डायरेक्ट। वो कौन सी कंडीशन होगी, t बराबर 0 यानी कि मीन पोजीशन की। ठीक है, जब हम बात करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स की तो उस टाइम y बराबर a होगा तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगी, तो v इक्वल्स टू 0। तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, जो क्या होगा, dv अपॉन में dt इक्वल्स टू dv अपॉन में dt रखेंगे डायरेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसको हम डायरेक्ट एक तो फॉर्मूला जिसका लिख सकते हैं क्या, यहां से आएगा ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, या जिसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट भी हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले। तो यहाँ पर भी हम एक चीज देखें, जब हम t बराबर 0 रखेंगे तो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन को हम यहाँ a से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको एक्सेलरेशन ही डायरेक्ट, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा, जब t बराबर 0 यानी हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन की, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन के लिए, मध्यमान स्थिति के लिए जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, t बराबर 0 पुट करो।
तो 0 होगी। यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ध्यान रखना है, जब अपने t बराबर 0 रखा तो यहाँ cos 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर अगर हम बात करें t बराबर 0 यानी कि sin 0 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। अब t बराबर t/4 से चेक करते हैं, यानी कि यहाँ से रखेंगे 2π/t, इंटू में t/4, क्या बचेगा π/2, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा -a⍵²। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, यानी त्वरण की जो वैल्यू आ रही है वो आती है मैक्सिमम, और वो वैल्यू किधर है, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब उसकी दिशा होगी हमेशा माध्यमान स्थिति की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है कि त्वरण की या फिर एक्सेलरेशन की जो दिशा होती है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन के लिए साइन आ रहा है नेगेटिव, मूवमेंट के जस्ट अपोजिट है ये साइन, तो मतलब इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, एक्सेलरेशन की मेन पोजीशन की तरफ, यानी कि माध्यमान स्थिति की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना एसएचएम से, वो इसी के रिगार्डिंग फ्रेम होते हैं कि एसएचएम में कहाँ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको डिनोट करेंगे अपन यू से, जिसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है वो है 1/2 m⍵² a²। u का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m⍵² a² sin² ओमेगा t, 1/2 m⍵² a² sin² ओमेगा t। नेक्स्ट अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट फॉर्मूले की, तो वो फॉर्मूला आएगा 1/2 m⍵² a² cos² ओमेगा t। क्या फॉर्मूला आएगा, 1/2 m² ω² a² cos² ओमेगा t। अब हम एक टेबल बना के इनको याद करते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं। इधर लिखेंगे अपन मीन पोजीशन पर, इधर हम बात करेंगे एक्सट्रीम एंड पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की, फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी यानी कि वेग की, फिर बात करेंगे हम एक्सेलरेशन की, फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट जिसके फॉर्मूले में भी साइन आएगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड पॉइंट्स पे, जिसके फॉर्मूले में भी कोस आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी मेन पोजीशन पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स था उसकी यहां पर बात कर लेते हैं, जो प्रत्यानयन बल काम कर रहा था उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी -ky। ठीक है, तो वो विस्थापन पे ही डिपेंड करेगा एकदम। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की। ठीक है, तो विस्थापन जो है वो हमें पता है मेन पोजीशन पे क्या होता है 0, एक्सट्रीम एंड पे या तो a होगा या कितना होगा -a यानी कि अधिकतम। ये तो डिस्प्लेसमेंट का तो हमें पता ही है। बात जो मेनली हमें करनी है वो बात करनी है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, कोस, तो कोस आ रहा है तो हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मेन पोजीशन पे, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कहाँ पर, मेन पोजीशन पे, और मिनिमम होगी या 0 होगी कहाँ पर, एक्सट्रीम एंड पे। एक्सेलरेशन में साइन आ रहा है तो इसकी 0 होगी कहाँ पर, मेन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम एंड्स पर क्या होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो वहां पर हमें पता चल रहा है मेन पोजीशन पे क्या होगी 0, एक्सट्रीम एंड्स पे क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कोस आ रहा है तो मैक्सिमम होगी कहाँ पर, मेन पोजीशन पर, और एंड पॉइंट पर क्या होगी 0। रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। मेन पोजीशन पे अगर ये 0 है तो यहाँ पर फोर्स एक्ट, नो फोर्स, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे है। एक्सट्रीम एंड पे इस पे फोर्स काम करेगा -ky या -ka।
जो कितना होगा मैक्सिमम। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टेबल से पूछते हैं। या तो वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते हैं इनकी कि भाई डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ये वो ये, तो आपको याद रखना है एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट इक्वल होगी। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वो याद रखना है आपको ए ओमेगा होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम के लिए, ये भी मैं लिख देती हूं यहां पर। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ए ओमेगा और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो और काइनेटिक एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना वो इसी टेबल से फ्रेम होते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एसएचएम में मेन पोजीशन पे मैक्सिमम विस्थापन होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूले थोड़ा सा इसका भी ध्यान रह जाता है ना कि आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी वाला जो आएगा उसमें जैसे इसका अपोजिट आएगा, साइन है तो कोस आएगा, फिर एक्सेलरेशन में फिर से साइन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी में साइन से शुरुआत होगी, नेक्स्ट फॉर्मूला कोस का आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप डायरेक्ट इसको रटते हो तो बहुत बार क्या होता है मिक्सअप हो जाता है, इसलिए बेसिक से इसको समझने की कोशिश करो, वहां से इसको याद रखना इजी रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले हैं जिनके बारे में काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बेसिक आपको बहुत अच्छे से बताने की यहाँ कोशिश की है ताकि टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट्स ना रहे, कुछ रटना ना पड़े जबरदस्ती का। नेक्स्ट हमें दो फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं। एक बात करते हैं हम, एक स्प्रिंग है जिससे m मास का एक वेट लटका है, जो k है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग नियतांक k, इसकी लंबाई है वो है l। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने एक k है जो क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग का बल नियतांक जो अभी हम बात करके आए थे वहां पर ky वाला, वही यहां पर क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट है m मास का जिसको यहाँ पे इससे हैंग कर रखा है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये भी यहां पर अपनी मेन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो हमें उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है उस केस में 2 पाई m/k। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे ये पता है ये वाला फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का हमें पता है 1/t होगा, यानी कि 1/2 पाई k/m। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन वो फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता है, टाइम का भी पूछ सकता है, ओमेगा भी यहाँ आ सकता है 2πn, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इन फॉर्मूलों से सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो क्या आता है कि अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें, ये वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ही हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करना है कि अगर हमने k की वैल्यू बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा रिड्यूस। अगर बोले कि मास को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास अगर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टाइम पीरियड को जो चीज बढ़ाएगी फ्रीक्वेंसी को वो कम करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पूछता वो, यहाँ से वो डायरेक्ट इनका रिलेशन पूछता है कि मास के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, k के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेंथ तो है ही नहीं, लेंथ का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरल लोलक या फिर सिंपल पेंडुलम। हमने क्या लिया, एक रस्सी ली L लेंथ की जिस पर यहां पर m मास का ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया। ठीक है, इस एक रस्सी ली L लेंथ की
ठीक है, जिसपे ये m मास का ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ थीटा एंगल पर ले जाकर यहां से छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो पेंडुलम होगा वो ऐसे यहां से इधर उधर मोशन करेगा, यूं और यूं। क्या किया हमने, एक रस्सी थी जिससे एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया, m मास का ऑब्जेक्ट है, लेंथ इस रस्सी की या इस डोरी की जो लेंथ थी वो हमने l लेंथ ली। अब इसको हमने कुछ एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये अपने मोशन करेगी इसके अबाउट, तो ये इसकी मेन पोजीशन होगी और ये इसके एक्सट्रीम एंड होंगे। तो अभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जो फॉर्मूले हम पढ़ के आए थे वो यहां पर भी वैलिड रहेंगे कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी या एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वो फॉर्मूले यहां पर भी वैसे ही वैलिड रहेंगे। हमें सिर्फ यहां पर जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो रखना है टाइम पीरियड का, जो इक्वल्स टू आएगा 2 पाई रूट L बाई जी। सिंपल पेंडुलम का मास कितना भी हो उसका इफेक्ट उसके टाइम पीरियड पर नहीं पड़ता है, जबकि इसकी स्प्रिंग वाले लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्प्रिंग पे लटकाए गए मास के लिए है। ठीक है, ये है किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला है। ये जो डिपेंड करेगा लेंथ पे और इसके जी पे, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अर्थ पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो टाइम पीरियड है अपना, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब लेंथ बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में क्या है, हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, उस वजह से क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्दियों में ज्यादा होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या टाइम जो पीरियड है यहाँ पे आवर्तकाल है उसकी वैल्यू सर्दियों में ज्यादा होगी या गर्मियों में। तो ध्यान रखना है इसकी वैल्यू गर्मियों में ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि गर्मियों में सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसकी लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन बनता है ग्रेविटेशनल से रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत बार एग्जाम में, कि एक सिंपल पेंडुलम है जो अर्थ पे है जिसकी लेंथ L है, इसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम मून पर लेके जाएं, ठीक है, तो वहां पर इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। हमें पता है मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अप्रोक्सीमेट 1/6 है अर्थ का, तो यहाँ पर g/6 करेंगे मतलब इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो ये बढ़ेगा। तो वो पूछता है मून पर जाने पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा या कम होगा। डेफिनेटली वहां बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून पे वो अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम है। इस वजह से यहाँ का टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान है वो पृथ्वी के मान का कितना है, 1/6 टाइम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ी सी, कि जब हम अर्थ की सरफेस पे हैं तो उस टाइम हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब अर्थ की सरफेस से या तो हम ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, हमेशा इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब डेफिनेटली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, चाहे अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ मूव करे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। मैक्सिमम इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सब अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। डेफिनेटली आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज को एक बार लिख के देख लो, इतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस टेबल से और इन दो फॉर्मूले से जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया, जो टाइम पीरियड के लिए, एक तो स्प्रिंग के लिए और एक सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम में लेंथ और जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इन दोनों के वेरिएशन से ही सिर्फ टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसको रिलेट करना है इन दोनों पैरामीटर से, और यहीं से आपको बताना है टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा। टाइम पीरियड के अलावा वो वहां से फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, वो आपको पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की जस्ट अपोजिट होगी, तो जो इफेक्ट टाइम पीरियड पे आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट आएगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो टॉपिक था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फिनिश हो गया है। थैंक यू।